हेलो एवरीवन, टोटल इंग्लिश का एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी चैप्टर को पूरा कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके, चाहे मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आज हम लोग पोर्ट्रेट ऑफ लेडी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको मैंने सेलेक्ट किया है और आपके सामने मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव अ पेन पिक्चर ऑफ नैरेटर्स ग्रैंडफादर एज ही अपीयर्ड इन द पोर्ट्रेट। यहाँ पर जब स्टोरी स्टार्ट होती है तब हल्का सा एक पोर्शन है स्टोरी का जिसमें कि नैरेटर के ग्रैंडफादर के बारे में डिस्क्राइब किया गया। हालांकि उसके ग्रैंडफादर अलाइव नहीं रहते हैं, उनकी बस एक तस्वीर नैरेटर के घर में लगी रहती है। तो तस्वीर को देखकर नैरेटर ने क्या एक्सप्लेन किया था ये पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। एज अपीयर्ड इन द पोर्ट्रेट, तो नैरेटर के ग्रैंडफादर को देख के नैरेटर को कैसा लगता था? तो नैरेटर्स ग्रैंडफादर लुक्ड लाइक अ 100 years ओल्ड मैन इन द पोर्ट्रेट। वो करीब 100 साल के लग रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़े लग रहे हैं। और ही हैड अ लॉन्ग वाइट बियर्ड विच केम अप टू हिज चेस्ट। और बिकॉज ही बिलोंग टू अ सिख फैमिली, खुशवंत सिंह इज़ अ सिख। तो जो सिखों की जो होती है, जैसे वो लोग बियर्ड बहुत लंबा रखते हैं, तो वैसा ही उनका एक टिपिकल सिख टाइप का लुक है। जो वो क्या कैसे हैं, तो ही हैड अ वाइट लॉन्ग वाइट बियर्ड, क्योंकि वो बूढ़े हैं तो बियर्ड उनकी पूरी वाइट हो गई है। जो बियर्ड है वो उनके चेस्ट तक आ रही है, मतलब इतनी लंबी है, ठीक है। इट लुक्ड एज इफ़ ही हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। और ऐसा लगता है जैसे कि ये बहुत एजेड व्यक्ति हैं और इनके कई नाती पोते ऐसे होंगे, ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। तो देखकर बिल्कुल ऐसा इंप्रेशन बन रहा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। Let's move to the second one. Why was it hard for the author to believe that the grandmother was once young and pretty? अपने ग्रैंडमदर को लेकर ऐसी अवधारणा मन में बन गई थी ऑथर की, खुशवंत सिंह की। देखिए, ऑथर बोला जाए, नैरेटर बोला जाए, चाहे यहाँ पर खुशवंत सिंह बोला जाए, ठीक है, सभी एक ही व्यक्ति को बोला जा रहा है, इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो ऑथर को ऐसा क्यों बिलीव हुआ कि ग्रैंडमदर कभी एक ज़माने में बहुत यंग और बहुत सुंदर रही होंगी? क्योंकि स्टोरी में बताया गया कि ऑथर को हमेशा से लगा है कि जब से वो बचपन से देखते आ रहा है ऑथर, तो अपनी दादी माँ को वैसी की वैसी बूढ़ी ही देख रहा है। तो कभी वो ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि कभी एक टाइम पे वो बहुत सुंदर रही होंगी, यंग रही होंगी। इसलिए वो इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव, ठीक है। और इसी को अदर वर्ड्स में पूछा जा सकता है कि और करके मैंने 2 बार यहाँ पे दे दिया है, मतलब 2 और तरीके से इस क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है। 2 क्या 10 तरीके से पूछा जाए, बट आपको समझना है कि क्वेश्चन का मेन मतलब क्या है। जैसे कि नेक्स्ट वाला जो है, एक्सप्लेन एज फॉर माई ग्रैंडफादर यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ये जो देखिए यहाँ पे कोटेशन स्टार्ट है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ पर भी है। तो ये लाइन है जो कि स्टोरी से लिया गया है। तो स्टोरी का अगर ये लाइन है तो आपको बस बताना है कि स्टोरी का लाइन किस बात को बता रहा है। यहाँ पर भी देख रहे कि क्या बता रहा है, माई ग्रैंडमदर, मतलब नैरेटर खुद बोल रहा है कि मेरी दादी माँ बीइंग यंग एंड प्रिटी। तो ये वही बात होगी, दादी माँ यंग एंड प्रिटी एक टाइम पे थी, तो बात वही पूछा जा रहा है, बट just the way of asking has been changed here. Similarly, in the third one, you can see here the narrator's grandmother looked like the white landscape in the mountains. वो अपनी दादी माँ को the white landscape in the mountains ऐसा भी कह के बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? तो बात तो वही है ना कि दादी माँ को के ऊपर बताना आपको कैसा दिखाया गया है, कैसी हैं, कैसी दिखती हैं अभी। तो घुमा फिरा कर बात वही है, बस पूछने के तरीके में थोड़ा चेंजेस आ जाता है, ठीक है। तो देखा जाए इसको कैसे आंसर किया करेंगे हम लोग। द नैरेटर्स ग्रैंडमदर वॉज एक्सट्रीमली ओल्ड, सही बात है, बहुत बूढ़ी थी। इट वॉज हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट शी वॉज वंस यंग एंड ब्यूटीफुल। और इसलिए वो बचपन से क्योंकि ऐसा देखता आ रहा था, तो उसे बिलीव कर पाना बहुत डिफिकल्ट था कि एक टाइम पे वो भी यंग एंड ब्यूटीफुल रही होंगी। शी वॉज शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। ये मैंने डिस्क्राइब भी किया था जब मैं स्टोरी को पढ़ा रहा था कि वो हाइट उनकी कम थी, फैट थी और थोड़ी झुकी हुई थी। बेंट मतलब जैसे कि जब बुढ़ापे में लोग झुक जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, वैसे वो बेंट हो गई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। और लाइनिंग्स पूरे, जैसे कि बड़े ज़्यादा एज हो जाने के बाद लाइनिंग्स आ जाते हैं फेस पे, वैसे रिंकल्स आ चुके थे। क्रिस क्रॉस, ऐसा क्रिस क्रॉस कटे कटे हुए, ठीक है। ही ऑल्सो कंपेयर्ड हर टू अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एज शी वॉज ऑलवेज ड्रेस्ड इन वाइट एंड हैड सिल्वरी हेयर। और वो हमेशा कह रहा है, हमेशा कंपेयर करते हैं अपनी दादी माँ को किससे, एक लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, मतलब एक नज़ारा है। कैसा नज़ारा है? पहाड़ों का, जिसमें कि
वो हमेशा ड्रेस्ड है एक वाइट एंड सिल्वरी, ऑलवेज ड्रेस्ड इन वाइट, मतलब हमेशा एक वाइट ड्रेस पहनी हुई है और जो उनकी बाल हैं वो सिल्वरी कलर की हैं, ठीक है। तो सिल्वर कलर की बाल है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो एक पहाड़ों के बीच में एक विंटर लैंडस्केप है, माउंटेन में। विंटर लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, विंटर लैंडस्केप का मतलब क्या होता है कि पहाड़ों पर जब बर्फ़ जम जाती है विंटर के समय में तो वाइट कलर हो जाता है ना, इसलिए यहाँ पर विंटर लैंडस्केप बताया गया है, ठीक है। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा, ठीक है, तो उसके लिए इग्नोर कीजिएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रूफ्स डू यू फाइंड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन इन द स्टोरी। ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन के बीच में बहुत अच्छा एक फ्रेंडशिप, एक बॉन्ड दिखाया गया है। तो कैसा, क्या प्रूफ है? प्रूफ मतलब आपको कुछ स्टोरी से कुछ इंसिडेंट बताने हैं, कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं जो कि ये जस्टिफाई करे कि हाँ उनके बीच में बहुत अच्छा एक बॉन्ड था, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था। तो देखिए हमेशा से मैं बताते आया हूँ कि क्वेश्चन जो पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक क्वेश्चन को बहुत सारे टाइप से पूछा जा सकता है और आंसर करने का भी तरीका चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है आपको सेम टू सेम याद करके एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिखना है, ऐसा नहीं है। आपको समझ लेना है आंसर को, समझने के बाद ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड। देखिए क्योंकि आप सीनियर क्लास में आ चुके हैं तो सीनियर क्लास के स्टूडेंट से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आंसर को अपने वर्ड्स में लिख सकें, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यू शुड हैव दैट कैपेबिलिटी दैट यू कैन राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स। ये क्या है ना कि अब ऐसा नहीं कि ये सेम टू सेम लाइन है और इसी को आप यहाँ पर रिपीट करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट यू लिसन टू द आंसर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द आंसर एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। ओके, सो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर वर गुड फ्रेंड्स, सही बात है। शी गॉट हिम रेडी, accompanied him to and back from school। वो जब विलेज लाइफ के बारे में बताया गया है, शी गॉट हिम रेडी, वो तैयार कर देती थी ऑथर को और स्कूल लेकर जाती थी। accompany करना मतलब साथ साथ जाना, ठीक है, साथ साथ जाना और साथ साथ आना। स्कूल साथ साथ जाती थी और साथ साथ स्कूल से आती थी। इन द सिटी, जब वो लोग शहर चले गए, दे शेयर्ड अ कॉमन बेडरूम, और उनका कमरा भी एक था जब वो लोग शहर शिफ्ट हो गए, ठीक है, एक साथ रहा करते थे। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वेंट टू द स्टेशन टू सी हिम ऑफ, और जब एक टाइम था जब ऑथर को पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना था तब स्टेशन पर छोड़ने भी आती है। वो काफ़ी साइलेंट रहती है उस दिन, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सैड बिहेव करती है, ऐसा नहीं होता है, बट वो बहुत शांत रहती है और ऑथर के फोरहेड पर एक किस करती है, बट किसिंग हिम ऑन हिज फोरहेड, और विदा कर देती है, अलविदा कर देती है। व्हेन ही वेंट अब्रोड एंड सेलिब्रेटेड हिज रिटर्न 5 years लेटर, और 5 साल के बाद जब ऑथर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं तब इस खुशी में वो सेलिब्रेट करती हैं, जो जैसा कि मैंने डिस्क्राइब किया था आंसर में जब चैप्टर पढ़ा रहा था कि वो आसपास के लेडीज़ को कलेक्ट करती हैं, सबको जमा करके फिर वो कीर्तन वगैरह भजन वगैरह स्टार्ट करती हैं वो अपने पोते के आने की खुशी में। तो ये सब दिखाता है कि बहुत बड़ा एक बॉन्ड है उनके बीच, ठीक है। तो ये सब कुछ इंसिडेंट्स है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि दोनों के बीच के अच्छे रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है। चलिए, और ऐसा है तो आप इसमें कुछ और एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हैं। आपने स्टोरी पढ़ा हुआ है, मेरी वीडियो को देख लिया है, तो आप अपने से भी एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन ऑलवेज मेक चेंज इन द आंसर्स, खुद से भी कर सकते हैं, और आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि सर ऐसा मैंने लिखा है, आई विल सी योर आंसर, ठीक है। आप चाहे तो अपना आंसर को कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन द ऑथर्स विलेज स्कूल लाइफ एंड सिटी स्कूल एजुकेशन। देखिए, 2 तरह का पढ़ाई के बारे में यहाँ पर दिखाया गया। हालांकि ये तो और भी बातें बताई गई है कि वो यूनिवर्सिटी जाता है, अब्रॉड जाता है, बट उसके बारे में ज़्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया होता है, ठीक है। बट स्कूल लाइफ का डिस्क्रिप्शन बहुत डिटेल में है, और विलेज में जो पढ़ाई हुई थी वो भी काफ़ी डिटेल में था, और शहर में जो पढ़ाई हुई थी वो भी काफ़ी डिटेल में था। इसलिए इसमें डिफरेंस पूछा है कि दोनों जगह की पढ़ाई में क्या अंतर था। तो अंतर तो आपको पता ही है कि जो पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या था अंतर। तो जो गांव में जो स्कूल था वहाँ पे बस बेसिक चीज़ों को पढ़ाया जाता था, अक्षरों का ज्ञान दिया जाता था और प्रार्थना वगैरह सिखाते थे। लेकिन शहर का जो स्कूल था वो बिल्कुल डिफरेंट था, वहाँ पर साइंस, म्यूज़िक ये सब सिखाते थे, और इंग्लिश मीडियम था सब कुछ। तो उनकी दादी के पल्ले नहीं पड़ता था वो सब, और वो खुश भी नहीं थी वो सब देखकर। लेकिन विलेज स्कूल से वो काफ़ी खुश रहती थी, साथ में छोड़ने जाती थी, और वो वहाँ पे तो बस वगैरह चलता था शहर में, तो शहर में खुद से जाता था वो ऑथर। तो ये यही तो कुछ अंतर है।
इसी को आपको अपने वर्ड्स में लिख देना है। देखा जाए आंसर, द विलेज स्कूल वॉज अटैच टू अ टेम्पल, टेम्पल के साथ जुड़ा हुआ था, एंड स्टूडेंट्स वेर टॉट द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर्स, बच्चों को वहाँ पे अल्फ़ाबेट का ज्ञान और मॉर्निंग की प्रार्थना सिखाई जाती थी। द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वॉक टू द स्कूल इन द विलेज, और वो लोग दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे, दादी माँ मंदिर चल जाती थी और ऑथर को स्कूल छोड़ देती थी। हावेवर इन द सिटी ही वेंट बाय द स्कूल बस, लेकिन शहर में वो तो बस से आता था। ही वॉज टॉट साइंस इंग्लिश बट नॉट रिलीजियस टीचिंग्स, यहाँ पर धार्मिक प्रार्थना वगैरह ये सब नहीं बताते थे, यहाँ सिर्फ साइंस इंग्लिश म्यूज़िक ये सब बताते थे। हिज टीचिंग्स वर डिफरेंट देन दोज ऑफ विलेज स्कूल, और वहाँ का जो टीचिंग था वो, वहाँ की जो पढ़ाई थी वो बाकी विलेज के स्कूल से बिल्कुल अलग था। ही वॉज ऑल्सो टॉट म्यूज़िक, म्यूज़िक का भी बारे में बताया जाता था, विच हर ग्रैंड माँ डिडेंट लाइक, जो उसकी दादी माँ को उतना पसंद नहीं था। ठीक है, तो यही कुछ डिफरेंसेस थे। चलिए आगे देखा जाए। वाई वॉज द ग्रैंड मदर डिस्ट्रेस्ड बाई द एजुकेशन इम्पार्टेड इन द सिटी स्कूल। अब बताइए, पिछला क्वेश्चन में जो हमने लिखा था, क्या वैसे ही इसको हम लोग नहीं आंसर कर सकते हैं? क्वेश्चन का मतलब क्या बोल रहा है? वाई वॉज द ग्रैंड मदर डिस्ट्रेस्ड बाई द एजुकेशन इम्पार्टेड इन द सिटी स्कूल। सिटी स्कूल में, शहर में जो सिखाया जाता था, क्यों ये सब सुनकर उसकी दादी खुश नहीं थी? तो रीज़न तो मैंने दिया ही है, बस उसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो यही आंसर आप चाहें तो यहाँ पर भी कॉपी कर सकते हैं, सिर्फ सिटी वाला पार्ट को लिखना है। ठीक है, देखा जाए कैसे है, लिखा हुआ है, द ग्रैंड मदर डिडंट लाइक द सिटी स्कूल्स एजुकेशन, शी डिसअप्रूव्ड ऑफ द ऑथर्स एजुकेशन इन द इंग्लिश स्कूल, दे वर टॉट साइंस। मैं जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि सेम चीज़ है। ठीक है, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड डिड नॉट बिलीव इन साइंस नॉर शी वॉज एबल टू हेल्प हिम इन स्टडीज़। एक पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल गया आपको कि वो पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाती थी। गांव वगैरह में जो स्कूल था उसमें हेल्प कर देती थी, बट क्योंकि यहाँ पर सब कुछ इंग्लिश में था, दादी माँ को बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए हेल्प नहीं कर पाती थी। इट मेड हर अनहैप्पी दैट दे वर नॉट टॉट अबाउट गॉड, और भगवान वगैरह के बारे में नहीं बता रहे हैं, देवी देवताओं के बारे में अच्छी बातें नहीं सिखाई जा रही है, संस्कार नहीं सिखाए जा रहे हैं, इस बात को लेकर दुखी थी। द म्यूजिक लेसन्स इन स्कूल मेड हर अनहैप्पियर एज शी फेल्ट इट वॉज नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक। जेंटल फॉक मतलब अच्छे लोग, सभ्य लोग। तो म्यूज़िक लेसन्स, ऑथर आके बताता था कि हमें आज म्यूज़िक लेसन सिखाया गया, तो इससे दादी नाखुश थी, बोलती थी कि ये सब नाच गाना हमारे अच्छे लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, सभ्य लोगों के लिए नहीं है, तो ये सब भी उन्हें पसंद नहीं था। चलिए आगे जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इलैबोरेट ऑन द ब्यूटीफुल बॉन्ड ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। What were the three phases of the relationship between the author and his grandmother before he left the country to study abroad? टू होगा, ठीक है, TO2, to study abroad। मतलब देखिए, दो तरीके से पूछा गया क्वेश्चन, मतलब समझ जाते हैं पहले। Elaborate on the beautiful bond of love friendship between author and his grandmother। ये तो हम लोग अभी भी आंसर कर चुके हैं। देखिए कितने अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। लव फ्रेंडशिप था, क्या क्या था, इसको डिस्क्राइब करना है। अगला पूछ रहा है व्हाट वर द थ्री फेजेस। हाँ, ये तरीका से भी पूछा जाता है, वो कौन से तीन अलग अलग फेजेस थे जो कि ऑथर और ग्रैंड मदर के बीच में रहा, जब तक वो अब्रोड नहीं चला गया, उसके पहले वो कौन कौन से थ्री फेजेस थे। तो देखिए आंसर तो अब बार बार रिपीट करने से फ़ायदा है नहीं, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ वो 3 पॉइंट्स वो कौन कौन से थे। आप चाहे तो उसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। पहला था विलेज लाइफ, ठीक है, पहला था विलेज लाइफ। दूसरा था सिटी लाइफ। सिटी लाइफ में कब? जब वो स्कूल चला गया। और दूसरा सिटी लाइफ में ही कब? जब वो यूनिवर्सिटी चला गया पढ़ने के लिए। तो इस तरह से 3 फेजेस में हम लोग आंसर को बांट सकते हैं। तो आप क्या कीजिए कि विलेज लाइफ के बारे में एक पैरा लिखिए, ठीक है, देखिए फर्स्ट पैरा जो है वो विलेज लाइफ के बारे में, सेकंड पैरा जो है वो सिटी लाइफ स्कूल के बारे में, और थर्ड पैरा जो वो बाकी के चीज़ों की यूनिवर्सिटी के बारे में, और फिर वो अब्रॉड चला जाता है। इस तरह से अपने आंसर को डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया, तो ये हो गया लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो उससे पहले हमने बनाया था वो था शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अगर ये 5 मार्क्स का आता है तो आप लोग इस तरह से लॉन्ग वे में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एवरीबडी इंक्लूडिंग द स्पैरोज मोर्न्ड द ग्रैंड मदर्स डेथ। इलैबोरेट। सभी कोई दुखी थे ग्रैंड माँ के गुजरने पर। इवन जो स्पैरो थे, जो पक्षियाँ थी जिनको वो हर रोज़ खाना खिलाती थी, वो लोग भी दुखी थे। कैसे? इसके बारे में बताना है। तो जब ग्रैंड माँ की डेथ हो जाती है, उनका डेड बॉडी उनके आंगन में रखा होता है, उस समय का जो सीन है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड,
न्यूमरस स्पैरोज कलेक्टेड एंड सैट इन द कोर्टयार्ड। जब उनकी दादी माँ का देहांत हुआ तो कई अनेक स्पैरोज आकर घेर लेते हैं बॉडी को चारों तरफ से। देर वॉज नो चिरपिंग दैट डे, और वहाँ उस दिन चहचहाहट नहीं थी पक्षियों से, ठीक है। वो मतलब खुश नहीं दिख रहे थे, अजीब सा लगा था कि नेचर भी उनको एक ट्रिब्यूट दे रहा है, नेचर भी आज दुखी है उनके ऊपर। व्हेन द ऑथर्स मदर थ्रू सम ब्रेड क्रम्स फॉर देम, ब्रेड क्रम्स मतलब रोटी का टुकड़ा तोड़ तोड़ के ऑथर की माँ ने जब दिया खाने को, दे टुक नो नोटिस ऑफ इट, और उन्होंने एक भी टुकड़ा एक भी बाइट लिया नहीं। ऐसा मानो कि वो लोग भी दुखी हों, वो लोग भी सैड हो और खाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति, जो दादी माँ हर रोज़ उनके लिए खाना देती थी हर दोपहर को, आज वो नहीं है। तो इस बात का उन्हें बहुत दुख है। तो ये काफ़ी अनोखा सा सीन देखने को मिला। इट सीम लाइक दे वर फुल ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ माने दुख, वो दुख से भरे थे, ऐसा देखने को, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था। इट सीम लाइक मतलब दिख रहा था। एट हर डेथ एंड फ्लू अवे क्वाइटली आफ्टर द क्रीमेशन, और जब काम क्रिया ख़त्म हुआ उसके बाद वो लोग उड़ के चले जाते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी देख लिया जाए। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर स्केच, कोई भी स्टोरी का वो कैरेक्टर जिसके बारे में स्टोरी में सबसे ज़्यादा जिक्र किया जाए, उसका कैरेक्टर स्केच आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 5 गुना बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर पूरा का पूरा जिक्र ही ग्रैंड मदर के ऊपर हुआ है, तो ग्रैंड मदर का कैरेक्टर स्केच आना बहुत कह सकते हैं कि स्कोप है, प्रोबेबल है। यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक कंडीशन डाल दिया गया है कि आपको कैरेक्टर स्केच तो लिखना ही है, बट यहाँ पर कैरेक्टर स्केच लिखते वक्त इन सब वर्ड्स को आपको यूज़ भी करना है, ठीक है। जैसे अफेक्शनेट मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम था, अफेक्शन था। केयरिंग, वो बहुत ज़्यादा केयरिंग थी, ख्याल रखती थी। तो अफेक्शनेट थी तो उसका कुछ इंसिडेंट लिख दीजिए, कुछ एग्जांपल बता दीजिए कि कैसे केयरिंग थी, कुछ एग्जांपल लिख दीजिए। कितनी काइंड थी, वो दयालु थी। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का मतलब होता है जो दयालु होता है, जो दूसरों पर दया करता, मदद करता। जैसे कि वो विलेज में थी तो डॉग्स को खाना देती थी, शहर आई तो पक्षियों को खाना देती थी। ये उनका उदार नेचर बताता था, कितनी वो अच्छी हैं। रिलीजियस, धार्मिक थी। अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वुमेन ये आपको कब दिखेगा, कौन सा इंसिडेंट में दिखेगा, मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूँ, ठीक, क्योंकि ये आंसर मैं होमवर्क पे दे रहा हूँ, सबको आपको लिखना है ये, ठीक है। बट मैं आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझा दे रहा हूँ, हर वर्ड का मतलब बता दे रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग वुमेन का एग्जाम्पल कब दिखता है? स्ट्रॉन्ग वुमेन का एग्जाम्पल तब दिखता है जब वो उसको छोड़ने जा रही होती है स्टेशन में, ठीक है। छोड़ने जाती है तो ऐसा नहीं कि रोने लगती है या कमज़ोर पड़ जाती है, वो बहुत अच्छे से शांति से रहती है, ठीक है। ये हो गया। रिलीजियस कैसे है, तो हमेशा वो मोती माला जपते रहती हैं, है ना। ये सब एग्जाम्पल है, आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। और जो भी मैंने प्रीवियस आंसर्स को डिस्क्राइब किया वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नए चैप्टर के साथ मिलूँगा, मे बी द सेकेंड चैप्टर फ्रॉम दिस बुक, और हो सकता है मैं दूसरा वाला बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूँ, देखता हूँ जैसा होगा। नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगी, तब तक आप इसका आंसर कर लीजिएगा। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय।